देश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एमसीक्यूज बहुत जरूरी होता है। प्रीलिम्स की तैयारी पहली कड़ी होती है। कई ऐसे एग्जाम हैं जिसमें प्रीलिम्स के माध्यम से ही सफलता मिलती है। आज से सिविल सर्विसेज पीएम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक नई शुरुआत की जा रही है, प्रीलिम्स एक्सप्रेस की। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एमसीक्यूज, ये दो तरह से मैं प्रेजेंट करूंगा। एक जैसे कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक जो डायरेक्ट आपको ऊपर एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन और नीचे एक्सप्लेनेशन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस नए सफर की। नमस्कार, मेरा नाम है शशि रंजन और आप जुड़ गए हैं सिविल सर्विसेज पीएम एकेडमी से। चलिए आज की पहल की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। थोड़ा मैं अपना परिचय दे दूं। यूपीएससी आईएएस का काफी लंबा अनुभव है, मैंने बताया भी है बार बार, 18 साल का अनुभव है। 4 बार आईएएस का एग्जाम इंटरव्यू दिया हूं। यूपीएससी सीएपीएफ 2011 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ऑल इंडिया रैंक थी मेरी 462। ये सब बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी एक भरोसेमंद साथी के रूप में आप कैसे मेरा चयन करेंगे उसके लिए बताना जरूरी है। चलिए आज के पहले सवाल की बात करते हैं। पहला सवाल है, मेटफॉर्मिन क्या है? मेटफॉर्मिन ये रिसेंट में न्यूज में था और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे यूपीएससी दें, आईएएस दें या फिर एसएससी के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, एईडीओ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। मेटफॉर्मिन क्या है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला, बालों को झड़ने से बचाने वाली दवा, डायबिटीज की दवा, अस्थमा की दवा, काली खांसी की दवा। न्यूज में भी था और इंपॉर्टेंट भी है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है बी, डायबिटीज की दवा। क्यों क्यों न्यूज में था, पहले ये चर्चा करते हैं। ठीक है, न्यूज में इसलिए था दोस्तों कि हाल ही में यूएस में कुछ स्टडीज हुए जिसके बेस पे ये कहा जा रहा है कि मेटफॉर्मिन दवा खाने से जो आप एक्सरसाइज करते हैं उसमें जो क्षमताएं होती हैं वो कम हो सकती हैं। इसी वजह से, यानी कि जो एक्सरसाइज के लाभ हैं उनको कम करती है ये दवा। क्यों करती है तो ये एक आगे बताते हैं। इसको चर्चा में क्यों था तो उसका कारण यही था। किसने किया? यूएसए ने क्यों किया? तो आपको याद होगा, अक्सर जो दवाइयां बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है दवाइयां, उनके कुछ पेटेंट होते हैं। पेटेंट के बाद नई नई दवाइयां भी विकसित होती हैं। पेटेंट की एक लिमिटेड पीरियड होता है, अमूमन 20 साल का। उसके बाद वो दवा एवरग्रीन हो जाती है, कोई भी उसको बना सकता है उसके कंपोजिशन का इस्तेमाल करके, नाम अलग रखना होता है। अमेरिका को जो वहां की दवाई की जो कंपनियां हैं या कहें बड़े बड़े एमएनसीज वाले हैं, उनकी जो दवा कंपनियां हैं, उनको उनके लाभ में कमी आएगी। तो इसलिए कई बार इसको एजेंडा के तौर पे भी प्रचारित किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एजेंडा है, बट इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये जो हम कह रहे हैं कि ये दवाई खाने से व्यायाम के जो लाभ होते हैं, एक्सरसाइज के जो लाभ होते हैं वो कम होंगे, तो इस पे अभी शोध होना बाकी है। आइए समझते हैं न्यूज में क्या क्यों था। मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, बाकी चर्चा नहीं करेंगे। एक एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स 1 करके, है ना। ये क्या करता है, व्यायाम जब आप करते हैं तो उस दौरान चपाचपाई यानी कि मेटाबॉलिज्म, इसमें वो सुधार करता है। लेकिन अगर आप मेटफॉर्मिन खा रहे हैं रेगुलर, तो इनका ये कहना है कि मेटफॉर्मिन खाने से, यानी कि जो कि डायबिटीज की दवा है, मेटफॉर्मिन खाने से आपका ये जो मेटाबॉलिज्म का जो ये एंजाइम है, इसकी जो प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि बाधित हो जाती है। उस वजह से ये न्यूज में था। ठीक है, अब आज के समय में ये मेटफॉर्मिन किस लिए इस्तेमाल होता है? तो सबसे ज्यादा टाइप 2 जो डायबिटीज होती है, डायबिटीज का जो टाइप 2 वाला हिस्सा है, टाइप 2 का, उसके लिए इसमें डॉक्टर ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, अपनी पर्ची पे ज्यादा लिखते हैं इसको। इसका एक और फायदा क्यों है पता है? डायबिटीज आज के डेट में ऑलमोस्ट हर 10 में से 3-4 लोगों को डायबिटीज होता है। तो डायबिटीज हो या फिर कहें जो कई लोग ब्लड थिनर भी लेते हैं, तो डायबिटीज वालों के लिए ब्लड थिनर की दवाइयां काफी सस्ती रखी जाती हैं। जो ऐसी दवाइयां जो आप रेगुलर खाते हो, जैसे हाई बीपी का, तो वो सब दवाइयां अमूमन सस्ती रखी जाती हैं। तो ये भी मेटफॉर्मिन एक सस्ती दवा है। तो सस्ती दवा होने से इसकी जो कीमत है वो 1 रुपये से भी कम है। तो सोचिए, अगर कोई ऐसी दवा जो लोग रोज ले रहे हैं और कीमत 1 रुपये से कम हो, तो बड़ी बड़ी कंपनियों की नजर होगी ना कि वो नई दवाई पेश करें मार्केट में। हो सकता है कोई नई दवा आने वाली हो, उसके पहले ये सारे माहौल क्रिएट किए जा रहे हो कि ये व्यायाम के लाभों को कम कर सकता है। आते हैं कुछ फैक्ट्स पे। 2011 से अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये डब्ल्यूएचओ के दवाओं की जो एसेंशियल दवाओं की लिस्ट है उसमें शामिल है, तो हाँ, कब से है? 2011 से है। एक सवाल ये हो गया इसका आंसर, है ना। दूसरा क्या है, मेटफॉर्मिन का कुछ इतिहास है। इतिहास, मेटफॉर्मिन कोई नई दवा नहीं है, बहुत पहले से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कहाँ पे? तो प्राचीन में यूरोप में भी इसका काफी इस्तेमाल होता था। इस तरह की दवाइयां भारत में भी रही हैं औषधीय पौधों के रूप में। यूरोप में कहें तो इसका जो प्राचीन नाम था फ्रेंच लीलक या कहें गोट्सरू, है ना। इसका वैज्ञानिक नाम है गैलेगा ऑफिसिलिनिस, है ना। तो इस तरह से एक प्राकृतिक औषधि पौधा के रूप में ये पहले से चला रहा था। कारण इसका इस्तेमाल कहाँ होता था? वहीं डायबिटीज से जुड़े लक्षणों को कम करने के लिए या रोकने के लिए।
यूरोपीय लोक चिकित्सा यानी कि जो आम चिकित्सा होती है उसमें इसका इस्तेमाल होता था सदियों से। कारण किस कारण के लिए, जो बार बार पेशाब आता है, डायबिटीज की जो बीमारी का लक्षण होता है, उसके इलाज के लिए इसका इस्तेमाल होता रहा है। एक जो इंपॉर्टेंट नाम है जो आपके प्रीलिम्स के लिए पूछा भी जा सकता है, एक नए चिकित्सक 1950 के दशक में आते हैं, उनका फ्रांसीसी डॉक्टर थे, एक कहें चिकित्सक थे या शोधकर्ता थे, जिनका नाम था जीन स्टर्न। उन्होंने इस पे काफी शोध किया और उसके बाद मेटफॉर्मिन मार्केट में आ गई। इन्होंने कहा कि ये बेसिकली, इसका नाम उन्होंने रखा ग्लूकोफेज, यानी कि ग्लूकोज को खाने वाली दवा, है ना। तो ये है इसका पूरा एक मोटा मोटी आप देखेंगे तो इसका वर्णन। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे, जो दूसरा सवाल है हमारा। सॉरी, दूसरा सवाल है कि मार्च से मई तक प्री मानसून सीजन के दौरान, पश्चिम बंगाल, असम और कहें तो बांग्लादेश में भी अमूमन शाम के समय में चलने वाली तड़ित झंडा यानी कि जो स्टॉर्म होता है या बारिश होती है, जिसको काल बैसाखी की भी कहा जाता है, वो क्या है? असम, बांग्लादेश या कहें बांग्लादेश में शाम के समय में चलने वाली, खासकर प्री मानसून सीजन में, मानसून सीजन के बाद ये हवाएं कम चलती हैं, प्री मानसून सीजन में क्या है, क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या है? इसका आपके पास 4 ऑप्शन है। मैंने एक और क्लास लिया था फिल्म स्पेशल में, वहां भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको इसका आंसर याद आ जाएगा। इसका एकमात्र जो इसका नाम है वो है नॉर्वेस्टर। आइए इसका वर्णन देखते हैं, क्या है नॉर्वेस्टर, है ना। नॉर्वेस्टर भारत के इन इलाकों में यानी कि पश्चिम बंगाल, असम या कहें बांग्लादेश में नॉर्वेस्टर का नाम देखिए, नॉर्वेस्टर है ना, NW, तो नॉर्थ वेस्ट से चलने वाली हवा होती है ये नॉर्थ वेस्ट से, और ये आती है कहां पे? भारत के जो पूर्वी हिस्से हैं, खासकर असम, असम और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में भी चलती है हवा। कब? इसका टाइम है प्री मानसून में, मार्च से मई तक। तो ये स्थानीय पवन है, स्थानीय गरज वाले तूफान है, तो इसी का नाम नॉर्वेस्टर है। और इसकी जो उत्पत्ति होती है वो मैंने बता भी दिया कि उत्तर पश्चिम दिशा से इसकी उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा नॉर्वेस्टर। ठीक है, फिल्म्स स्पेशल जो प्ले लिस्ट है मेरा, जिसमें स्थानीय तूफान के बारे में वर्णन किया गया है, उसमें आप देखेंगे तो मैंने लू, आम्र वर्षा, फूलों वाली बौछार, इन सब का डिटेल में वर्णन किया है, वहां से इसको देख सकते हैं बाकी के एक्सप्लेनेशन को। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसमें कुछ और रह गया। अमूमन दोपहर या शाम के समय में ये हवाएं चलती हैं, या तो क्या कहें जो तड़ित झंडा तूफान है नॉर्वेस्टर, ये कब चलती है? दोपहर या शाम में, रात में इसका प्रभाव या सुबह में इसका प्रभाव कम देखने को मिलता है। इससे क्या होता है? तेज बारिश, हवा, तूफान, धूल भरी आंधियां, ये सब चलती हैं, इसीलिए बंगाल में इसको काल बैसाखी भी कहते हैं और असम में इसको बारदोली छीड़ा भी कहते हैं। लेकिन ये विनाशकारी के साथ साथ कुछ लाभदायक भी है। कैसे? कि चाय, जूट या फिर कहें चाय जूट के साथ साथ ये धान की जो फसल की जो खेती होती है उसके लिए भी काफी लाभदायक है। तो केवल नुकसानदायक ही नहीं है, लाभदायक भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में कॉफी का उत्पादन होता है? यानी कि जो भारत के कॉफी उत्पादन वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, उस पे ये सवाल बेस्ड है। ऑप्शन आपके पास 3 है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बताइए इनमें से कौन से स्टेट्स हैं जो कि कॉफी का उत्पादन करते हैं? आपके पास ये नाम तो फेमस है कर्नाटक का, आप ध्यान रखे होंगे। क्या ये दोनों बाकी जो है केरल और आंध्र प्रदेश, क्या ये हैं या नहीं है? अगर आपसे पूछा जाए इसमें एलिमिनेट करने का, तो आप पहला तो ये एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि कर्नाटक तो है ही है ना। तो अब 2 ऑप्शन आता है, क्या आंध्र प्रदेश है? कर्नाटक के बगल में केरल है, आप ये भी मार सकते हैं 2 मिनट के लिए, यदि 50-50 में आएंगे तो। क्या आंध्र प्रदेश है? क्या आपने आंध्र प्रदेश में सुना है कॉफी का उत्पादन होता है? जी हाँ, होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों जगह पे कॉफी का उत्पादन होता है। हमने पूछा केवल कॉफी का उत्पादन किन से कौन से स्टेट्स रिलेटेड हैं, तो उसमें ये तीनों स्टेट्स हैं, इसका नाम है। आइए थोड़ा सा इसका वर्णन देखते हैं कॉफी के उत्पादन से संबंध में। कर्नाटक भारत में कॉफी का सबसे अग्रणी उत्पादक स्टेट है, यानी कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। इसके बाद केरल का स्थान आता है, फिर तमिलनाडु का। केरल दूसरा सबसे बड़ा कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है, इसका योगदान लगभग 23% है। तमिलनाडु तीसरा इस नंबर पे है, ठीक है। तो हमने जो ऑप्शन दिया था, तीसरा ऑप्शन था आंध्र प्रदेश। आइए देखते हैं कि और कौन से स्टेट्स हैं। इसमें नाम लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा,
पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में भी कॉफी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, तो इनका भी नाम आप मिस नहीं करिएगा, यहाँ पे भी कॉफी का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, भारत में जो आंध्र प्रदेश वाला है उसका जो क्यों फेमस है, और ये रिसेंट में न्यूज में भी था, क्यों था न्यूज में, तो एक आदिवासी जनजाति है, अराकू घाटी में रहते हैं बेसिकली ये लोग। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश का एक कहें कि यहाँ पे अलूरी सीताराम राजू है, उस जिले में स्थित है। तो वहां पे लगभग 1.5 लाख आदिवासी किसान परिवारों ने किसकी सहायता से, कॉफी बोर्ड की सहायता से और साथ में ITDA, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी, इनके सहयोग से कॉफी उत्पादन शुरू किया है। उसमें उनको काफी मुनाफा भी हुआ है, और उन्होंने जो वहां पे कॉफी का प्रोडक्शन पहले से हो रहा था उसमें अभी रिसेंट का न्यूज है कि 20% की वृद्धि हुई है, इसीलिए ये न्यूज में भी था कॉफी प्रोडक्शन का उदाहरण। ठीक है, कहाँ पे होता है, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम राजू जिले में, और ये अराकू घाटी वहीं पे स्थित है। वहीं के जो आदिवासी परिवार हैं वो इसका उत्पादन कर रहे हैं। कॉफी उत्पादन से संबंधित एक और फैक्ट आप समझिए, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है, और भारत का स्थान कॉफी के उत्पादन के मामले में 7वां स्थान है भारत का। भारत 7वें नंबर पे है, ब्राजील पहले नंबर पे है। तो ये कॉफी से रिलेटेड एक फैक्ट था। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सिविल सर्विसेज PMI एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़े रहिए। 18 साल का लंबा अनुभव है, 4 बार इंटरव्यू का अनुभव है, बहुत लाभ मिलेगा आपको। जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को रोक के सब्सक्राइब करिए और फिर आइए। ये जो सीरीज है MCQ का, ये MCQ मैंने बताया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। MCQ जो है पूरा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं उस सब में सहायक हो, चाहे वो UPSC हो, BPSC हो, UPPCS हो, जितने भी स्टेट हो, वो साथ में जो लोग TET की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग और कॉम्पिटिटिव रेलवे, बैंकिंग, SSC वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए भी काफी मददगार होगा ये पूरा सीरीज। आते हैं एक फेवरेट सवाल पे जो UPSC भी पूछा है, PCS में भी पूछे जाते हैं, BPSC, SSC, UPPCS, हर जगह पूछा गया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसके लिए इसका वर्णन भी करेंगे आगे। एक क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO, इसका प्रकाशन कौन करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए कौन है इसमें से सही आंसर। 4 ऑप्शन में से विश्व बैंक नहीं करता है, UNCTAD नहीं करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये भी नहीं करता है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन IMF करता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कौन कौन सा है। सही आंसर D है इसका। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 2 प्रमुख रिपोर्ट प्रकाशित करता है, और कुछ और भी इसके रिपोर्ट्स हैं, जो उसमें पहला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो इस क्वेश्चन में था। ये साल में 2 बार इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के द्वारा। एक अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में। तो यदि आपसे पूछे कि क्या ये रिपोर्ट वार्षिक है, तो आप ये ऑप्शन मारिए कि नहीं, ये वार्षिक नहीं है, ये अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। तो यानी कि इसका साल में 2 बार प्रकाशन होता है। तो एक आपको ये भी आ जाएगा ऑप्शन कि साल में 2 बार इस रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। तो एक कहे तो आंसर के रूप में आपको एक क्वेश्चन आपका एक और तैयार हो गया। दूसरा क्या है, वर्ष में 2 बार तैयार होता है ना, ये रिपोर्ट 2 बार जारी की जाती है। IMF की एक और फेमस रिपोर्ट है, उसका नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यानी कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ठीक है, तो अगर आपसे ये दोनों पूछे कि IMF किसका प्रकाशन करता है, तो आप ये दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। ये दोनों रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? IMF के द्वारा। IMF के कुछ और भी प्रकाशन है, महत्वपूर्ण प्रकाशन है, जिसमें से एक का नाम है फिजिकल मॉनिटर। ये उस तरह की रिपोर्ट नहीं है, बट IMF अपने संस्थान के जरिए इसका प्रकाशन करता है। क्या है ये फिजिकल मॉनिटर? तो जितने भी देश हैं उनके यहाँ जो पब्लिक फाइनेंस की जो स्थिति होती है, उस पे एक तरह से कहें एक लेखा जोखा आकलन असेसमेंट जारी करता है, और बताता है कि वित्तीय स्थिति के लिए, आप वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आप और जो देश हैं वो और क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि IMF क्या फिजिकल मॉनिटर का भी प्रकाशन करता है, तो आप लिखेंगे हाँ, या फिर वो सही गोला मार के आएंगे वहां पे। अलग अलग देशों के लिए रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट्स भी जारी करता है। जैसे भारत के लिए भी IMF रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है, और भी कई देशों के लिए। तो ये एक ऑप्शन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि IMF इन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अलावा राजकोषीय मॉनिटर यानी कि फिजिकल मॉनिटर, और क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये भी जारी करता है IMF। ठीक है, विश्व बैंक इस जब आया ही था ऑप्शन में, तो विश्व बैंक कुछ रिपोर्ट विश्व बैंक भी जारी करता है, उसका भी एक बार नजर डाल लेते हैं।
ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस रिपोर्ट का प्रकाशन अब बंद कर दिया गया है, लेकिन इसको कौन जारी करता था? वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। ठीक है, तो विश्व बैंक के द्वारा एक मेन जो रिपोर्ट था वो है विश्व विकास रिपोर्ट, ये है। दूसरा जो रिपोर्ट है जो ईयरली होता है वो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये दोनों अलग अलग रिपोर्ट है, ये वित्तीय विकास के लिए और ये केवल वर्ल्ड डेवलपमेंट यानी विकास के लिए है, विश्व विकास के लिए। ठीक है, तो इन दोनों से रिलेटेड जो है रिपोर्ट है वो विश्व बैंक द्वारा यानी कि वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। वर्ल्ड बैंक का एक और रिपोर्ट जो बंद हो गया है, अगर आपसे पूछे इनमें से तीन में से कौन ईयरली जारी करता है, तो अब ये बंद हो गया, तो इसका ऑप्शन खत्म कर दीजिएगा आप लोग, ये नहीं आएगा ऑप्शन में। अब इसका प्रकाशन नहीं होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। अब इसमें एक और ऑप्शन था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कुछ रिपोर्ट्स प्रकाशित करता है, कौन कौन सा है? तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ये ध्यान रखिएगा, ये पेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, है ना। ऐसे ही बीपीएससी में ये पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, कई सारे अलग अलग स्टेट विशेष में ये पूछा जाता है। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट पहला फेमस रिपोर्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट। वर्ल्ड या ग्लोबल यानी कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? तो ये भी WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपके पास तीन नाम हो गए यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट्स के, प्रतिस्पर्धात्मकता वाला यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस वाला, दूसरा ग्लोबल रिस्क वाला, तीसरा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तीनों को याद रखिएगा, इन तीनों का प्रकाशन कौन करता है? तो WEF। वर्ल्ड बैंक किसका करता है? तो ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये है। अब आते हैं पांचवें सवाल पे, जो आज इस MCQ का आखिरी सवाल है। गुरु तेग बहादुर जी की जयंती कहें कि 350वीं शहादत वर्षगांठ मनाया जा रहा है इस साल। तो ये पर्सनालिटी वाले सेक्शन में जो बीपीएससी दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, उनके लिए, या फिर कहें यूपीपीसीएस के लिए, यूपीएससी में जो पर्सनालिटी वाले सवाल पूछे जाते हैं, आगामी जो आप प्रीलिम्स देंगे 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ईडीओ के लिए भी आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसमें कि पूछा जाएगा कि हाल ही में किस सिख गुरु का 350वीं शहादत वर्षगांठ मनाया गया, तो वो मनाया जा रहा है, वो है श्री गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, अब इस पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन पे विचार कीजिए। मेन तो ये था कि इनका शहादत वर्षगांठ मनाया जा रहा है, इस संदर्भ में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कि गुरु तेग बहादुर जी ने मुगल शासक औरंगजेब द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कश्मीरी पंडितों की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर किया, यानी कि बलिदान दे दिया था इन्होंने गुरु तेग बहादुर जी ने, किसके? औरंगजेब के अगेंस्ट में, एक तरह से कहें किसके रक्षा के लिए? कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए। ये अपने आप में एक फैक्ट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है, सही हो जाएगी। अब एक दूसरा इसमें है कथन कि महाराष्ट्र में सिख समुदाय द्वारा उनकी 350वीं शहादत वर्षगांठ को हिंद की चादर श्रद्धांजलि के कार्यक्रमों के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये ऑप्शन भी सही है, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ये हिंद की चादर के लिए अगर पूछा जाए कि किससे कहा जाता है, किससे रिलेटेड है, तो गुरु तेग बहादुर जी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो ऑप्शन है तीसरा, ये है कि गुरु तेग बहादुर जी गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे। गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? सिखों के जो 10वें गुरु हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी कौन से? 9वें गुरु थे। तो क्या इनके पिता थे? हाँ। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन हो गया सही आपका। एक तरह से कहें, मैंने इसी में बता भी दिया आपको। और अकाल तख्त की स्थापना गुरु तेग बहादुर जी ने की थी, क्या ये कथन सही है? इस आधार पे आपको इन चारों में से अपना आंसर मानना है। तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है, अकाल तख्त की स्थापना गुरु तेग बहादुर जी ने नहीं की थी। ठीक है, आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि केवल 1, 2 और 3। ठीक है, ये कथन गलत है। ठीक है, चलिए अब इसकी थोड़ा व्याख्या समझ लेते हैं। जो ने बताया कि उन्होंने एक्चुअली जो औरंगजेब से इनका एक तरह से कहें जो विवाद हुआ था धर्म परिवर्तन वाले मुद्दे को लेके, तो वो था कब? 1675 में। किसके हितों के लिए लड़े थे? कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए। ठीक है, 325वीं शहादत वर्षगांठ मनाई जा रही है, खासकर महाराष्ट्र में और अलग अलग कई स्टेट्स में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 9वें गुरु थे, यानी कि 9th गुरु थे। ठीक है, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे।
ये स्टेटमेंट में था, तो ये 10वें गुरु थे, ये भी सही कथन था। अकाल तख्त की स्थापना, जो कि गलत स्टेटमेंट वहां पे था, वो गुरु हरगोविंद जी ने किया था, अकाल तख्त की स्थापना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो गुरु हरगोविंद जी के द्वारा। चलिए थोड़ा सा और कुछ एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म जो है अमृतसर, यानी कि पंजाब में जो अमृतसर है वहां पे हुआ था। वे छठे सिख गुरु गुरु हरगोविंद जी के सबसे छोटे पुत्र थे। गुरु हरगोविंद जी जिन्होंने अकाल तख्त की स्थापना करी थी, उनके छठे पुत्र, सबसे छोटे पुत्र थे। छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद जी, 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये है गुरु गोविंद सिंह, ये कहें सिख के धर्म के जो 10 गुरु हैं, उनका भी नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे उम्मीद करता हूँ आप कमेंट फॉर्म में जरूर बताएंगे 10 गुरु के नाम। ठीक है, इनके जो गुरु तेग बहादुर जी के कुछ प्रमुख कार्य हैं, उनमें से ये था कि पंजाब में चक नानकी नामक बस्ती की स्थापना उन्होंने करी थी, और ये आगे चलकर आनंदपुर साहिब के रूप में इसका विकास होता है। तो ये था दोस्तों आज के एमसीक्यू का 5 सवाल। आप ये अमूमन मैं रोज डेली प्रकाशित करूंगा, साथ में कुछ अलग से आपको प्रीलिम्स के रिलेटेड जो स्पेशल करंट अफेयर्स के फैक्ट हैं, वो अभी 15 दिन पे या मंथली मैं कवर करने जा रहा हूं। और आप जुड़े रहे हमारे चैनल से। आपसे मिलते हैं अगले, मोस्ट प्रोबेबली कल भी मैं ये प्रीलिम्स का एमसीक्यू का डालूंगा। अगर सब ठीक रहा तो रेगुलर जरूर रहूंगा इसमें। और एमसीक्यूज में आपको मैं डेली ये 5 एमसीक्यूज हैं, इसको मैं बनाना चाहता तो ये कम से कम 15-20 सवाल बन जाते हैं इस पे अलग अलग, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन को समझिए और उससे आपको बहुत सारे एक्सप्लेनेशन और उससे बहुत सारे आंसर्स मिलते जाएंगे। एक्सप्लेनेशन से आप कई सारे क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, तो ये है पूरा कहानी आज के एमसीक्यू वाले हिस्से का। पहला सवाल था मेटफॉर्मिन, दूसरा सवाल था नॉर्वेस्टर वाला, जो तड़ी झंझा कहते हैं जिसको। तीसरा सवाल है आपको किन राज्यों में कॉफी का उत्पादन होता है। चौथा सवाल रिपोर्ट्स को लेकर था। पांचवा सवाल गुरु गोविंद सिंह जयंती को लेकर था। रिपोर्ट्स में आप एक बार इसको ध्यान से देखिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है, अंकटाड कौन सा रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। आप इसको देखिए एक बार, फिर अगले देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तब तक आप इस पे नजर रखिए, इस वाले रिपोर्ट पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।